नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों 10 मिनट इकोनॉमिक्स में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एफडीआई एंड रिटेल सेक्टर। एफडीआई की क्या सिचुएशन है, सिंगल ब्रांड एफडीआई क्या है, मल्टी ब्रांड एफडीआई क्या है और किस तरह रिटेल सेक्टर में कितना परमिट है। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल देख रहे हो आप, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप नेट जेआरएफ का ले लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्टुअल भी, ट्रेंड्स एनालिसिस भी और डेटा भी। तो आइए इसी सीरीज के 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं। सिर्फ 10 मिनट दीजिए, आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं विदेशी निवेश के, तो इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई, आप लोग बहुत पढ़े होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि बार बार किताबों में इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करता है और वो फिजिकली यहां पे आता है, मतलब कि अगर कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है और वो आपके वहां लॉन्ग रन स्टेबल कैपिटल लेके आ रहा है, वो फिजिकली यहां पे आ रहा है रिबॉक, एडिडास, प्यूमा के रूप में, तो हम उसको एफडीआई कहते हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात जब करता हूं तो ये होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। जब कोई आपके शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में कोई विदेशी इन्वेस्टर निवेश कर रहा होता है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। और ये इसलिए अनस्टेबल माना जाता है कि थोड़ी भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोविड आया, कोई वार की सिचुएशन हुई, या फिर किसी तरह के रेट में यूएस में चेंज हो रहे हैं, तो बहुत तेजी से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसा को विड्रॉ करते हैं और दूसरे देश में लेके चले जाते हैं। इसलिए इसको माना जाता है अनस्टेबल कैपिटल। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को माना जाता है कि ये जो है आपका, ये है स्टेबल कैपिटल, लॉन्ग रन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो आपकी इकोनॉमी में एक तरह से इंटरेस्ट लिंक है, वो चाहता है कि मैं यहां पे बिजनेस करूं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। लेकिन आजकल के सिनेरियो में जो ये डिफिनीशन हम लोग बताते हैं, किताबों में लिखा जाता है, वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहा है। तो एग्जैक्ट आज के डेट में आप कैसे एफडीआई और एफपीआई को सेपरेट करोगे, ये एक मुश्किल काम है। देखो, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो सब और सब इक्विटी के माध्यम से ही आ रहे हैं। लाइक एग्जांपल, अगर आप भारतीय वालमार्ट को देखोगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एफडीआई, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं कैपिटल लिया है, वो भी कहीं ना कहीं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो हाउ कैन वी डिफरेंट बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट्स, कैसे हम एफडीआई और एफपीआई में अंतर करेंगे, जबकि दोनों में ही जो कैपिटल आ रही है वो कहीं ना कहीं कंपनियों के इक्विटी में आ रही है। तो यहां पे आप बिल्कुल समझिए कि किस तरीके से भारत के इस डेफिनेशन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इक्विवेलेंट लाया जाए, किस तरीके से ओईसीडी देशों के समतुल्य लाया जाए, किस तरह से आईएमएफ का जो डिफिनेशन है उसके बराबर किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 2014 में एक कमेटी बनाई, दैट इज द मायाराम कमेटी। मायाराम कमेटी बनाई गई थी 2014 में, और वित्त मंत्री ने बहुत क्लियर कट किया था कि अब वो समय आ गया है, जो भारत में एम्बिग्यूटी है, जो अस्पष्टता है भारत में, एफडीआई और एफपीआई को उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो देखिए, मायाराम कमेटी के आने के बाद एफडीआई और एफपीआई का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसको आपको समझना चाहिए कि अब किसको आप एफडीआई मानोगे और किसको एफपीआई मानोगे। मायाराम कमेटी का मानना है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर, अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी में जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, लाइक एग्जांपल कोई कंपनी है जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, चाहे वो जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, अगर वो कम से कम 10% या उससे ज्यादा की इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाइक एग्जांपल मान लो कि भारत में कोई वालमार्ट आ रहा है और वालमार्ट जो है भारतीय के 10% से ज्यादा शेयर को खरीद रहा है, तो जब 10% या उससे ज्यादा किसी भी लिस्टेड कंपनी का अगर फॉरेन इन्वेस्टर खरीदेगा, दैट कंसीडर्ड इज एफडीआई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% आर मोर देन इन अ लिस्टेड कंपनी कंसीडर्ड एज एफडीआई। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक, मल्टीनेशनल कंपनी आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेगी और किसी भी कंपनी के जो लिस्टेड है आपके किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, अगर उसके 10% या उससे अधिक के शेयरों की खरीदारी करती है, तो उसको हम मानेंगे एफडीआई। एक चीज यहां पे ये भी मैं बताऊं कि मान लो कोई कंपनी जो है आपके वहां इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन वो सिर्फ 6% इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो इक्विटी परचेजिंग है वो लेस देन 10% है। लेकिन ध्यान से समझिए,
अगर वो कंपनी ये बोलती है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम अपने लिमिट को बढ़ा के 10% कर देंगे, तो उसे एफडीआई में काउंट किया जाएगा। अगर मान लो 6% की, लेकिन वो कह रही है कंपनी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम अपने इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को 10% या इससे ज्यादा कर देंगे, तो दैट कंसीडर्ड इन एफडीआई। लेकिन अगर मान लो कि वो अपने इस प्रॉमिस से फेल हो जाती है, 6% है वो 10% नहीं कर पाती है, वो 8% कर पाती है, 9%, देन कंसीडर्ड है एफपीआई। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में कहीं भी लिस्ट है और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलोगे। अगर 5%, 2%, 6%, 9% करता है, लेस देन 10%, तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू, कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर एक अनलिस्टेड कंपनी में, जो कि शेयर मार्केट में, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, दैट कंसीडर्ड इन एफडीआई। ये सवाल कई बार पूछा गया है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनी आपके वहां आती है और किसी अनलिस्टेड कंपनी में, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, अगर वो लिस्टेड नहीं है, तो इररिस्पेक्टिव द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट 10% का है मायराम कमेटी का, इसका मतलब वो लागू नहीं होगा और उसे एफडीआई मान लिया जाएगा। तो सिंपली अगर कंपनी लिस्टेड है तो 10% या उससे ज्यादा की एफडीआई, अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है तो एफडीआई। लेकिन अगर कंपनी अनलिस्टेड है, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, तो उसको मान लोगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये रहा भारत की स्पष्ट नीति जो एफडीआई और एफपीआई में अंतर स्टैब्लिश करता है। आई होप कि अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि किसको आप एफडीआई मानोगे और किसको एफपीआई। एक चीज और भी मैं बता दूंगी, इफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर्ड एज एफडीआई, ऑलवेज कंसीडर्ड एज एफडीआई। अगर एक मान लो कोई इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टमेंट किया, उसको एफडीआई के रूप में कंसीडर किया गया, आने वाले समय में वो 2%, 4% भी करेगा, तो उसे एफडीआई माना जाएगा। वंस एफडीआई ऑलवेज एफडीआई। एक बार एफडीआई मान लिया गया, वो हमेशा ही एफडीआई में ही माना जाएगा, गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज एफडीआई इन रिटेल। जब भी हम रिटेल की बात करते हैं, रिटेल बिजनेस की बात करते हैं, तो रिटेल का मतलब दो होता है, सिंगल ब्रांड रिटेल एंड मल्टी ब्रांड रिटेल, और यहीं से शब्द आता है सिंगल ब्रांड एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड एफडीआई। तो व्हाट इज रिटेल मार्केट, व्हाट इज रिटेल? देखो, जब भी मैं बात करता हूं एफडीआई इन रिटेल सेक्टर, तो सिंगल ब्रांड एफडीआई और मल्टी ब्रांड एफडीआई दो कॉन्सेप्ट आते हैं। व्हाट इज सिंगल ब्रांड एफडीआई? सिंगल ब्रांड एफडीआई वो होता है जिसमें जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर है, ये दोनों ही एक ही होते हैं, एक होते हैं, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। सिंगल ब्रांड एफडीआई क्या है? जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है या जो मैन्युफैक्चर, निर्माण करने वाली कंपनी है, और जो बेचने वाली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है, दैट इज द सिंगल ब्रांड एफडीआई। मल्टी ब्रांड एफडीआई क्या होती है कि जो प्रोड्यूसर ही या मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, उत्पादक है, या फिर जो है मैन्युफैक्चरर है, और जो वितरक है या सेलर है, ये दोनों होते हैं अलग अलग। ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी ब्रांड एफडीआई। लाइक एग्जांपल, जब तुम रिबॉक में जाते हो, सिंगल ब्रांड एफडीआई, ध्यान से सुनो, जब तुम रिबॉक के शोरूम में जाते हो, एडिडास के शोरूम में जाते हो, जब तुम मैकडी के वहां जाते हो, ये सारे सिंगल ब्रांड एफडीआई। क्यों? रिबॉक ने शूज बनाया, रिबॉक ने अपना टी शर्ट बनाया, रिबॉक ने अपना लोअर बनाया, और सेल कौन करता है? रिबॉक ही सेल करता है। इसका मतलब प्रोड्यूसर भी वही और सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी वही। दैट इज द सिंगल ब्रांड एफडीआई। जब तुम मैकडी में जाते हो, तो मैकडी ही सेल करता है, किसी भी, आप देखिएगा, आप मॉल में जाओगे और वही जो है प्रोड्यूस भी कर रहा है। दैट इज द सिंगल ब्रांड एफडीआई। रिबॉक, एडिडास, प्यूमा, कोका कोला, थम्स अप, जितनी भी चीजें आप देख सकते हो, पेप्सिको, ऑल आर एग्जांपल ऑफ रिटेल में सिंगल ब्रांड एफडीआई, क्योंकि जो बना रहा है वही बेच रहा है। लेकिन जब तुम जाते हो मल्टी ब्रांड एफडीआई, इसका मतलब बनाता कोई है, बेचता कोई है। लाइक एग्जांपल, जब तुम बिग बाजार में जाते हो, सॉरी, किसी भी मॉल में जाते हो, लाइक तुम लुलु मॉल में चले गए, लाइक तुम फिनिक्स प्लासियो में चले गए, किसी भी मॉल में जाते हो, तो एक ही अम्ब्रेला के नीचे कई तरह के प्रोड्यूसर चीजों को सेल कर रहे होते हैं। बिग बाजार इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। बिग बाजार में तुम जाते हो, बिग बाजार तो रहा नहीं, स्मार्ट बाजार हो गया, तो तुम देखते हो कि बिग बाजार है, जो कि रिलायंस, उसको जो है, रिलायंस जो है उसको देख रहा है, वो उसका जो है क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन प्रोड्यूसर कहीं भी हो सकते हैं, वो एलन सोली का भी बेच रहा है, वो जो है टर्टल का भी बेच रहा है, वो डिफरेंट टाइप के आइटम को बेच रहा है। तो सेलर कुछ हो गया, स्मार्ट बाजार, रिलायंस हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर अलग है। ऐसे में इसको बोलते हैं मल्टी ब्रांड एफडीआई। लाइक एग्जांपल, मल्टी ब्रांड एफडीआई की जब हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे मेट्रो की, हम बात करेंगे आपके वॉलमार्ट की बात करते हैं, वॉलमार्ट की बात करते हैं, हम कारफूर की बात करते हैं। इसमें बनाता कोई है और बेचता कोई है, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर अलग है, बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर अलग है। दैट इज द
मल्टी ब्रांड एफडीआई, मल्टी ब्रांड एफडीआई में बनाता कोई है, सेल कोई दूसरा करता है, तो दिस आर सेपरेट। तो बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, किसी भी किताब में आपको जल्दी नहीं मिलेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल ब्रांड एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड एफडीआई। सिंगल ब्रांड एफडीआई लाइक एग्जांपल रिबॉक, पेप्सी को, जिसमें जो प्रोड्यूसर है वही सेल कर रहा है अपनी चीजों को, कभी भी आप जाओगे वही कैप बनाएगा, वही जो है टी शर्ट बनाएगा, वही लोअर बनाएगा और वही बेच रहा है। यहाँ पे तुम जाओगे, प्रोड्यूसर कोई है, मैन्युफैक्चरर अलग है, उसको सेल करने वाला अलग है, दैट इज द मल्टी ब्रांड एफडीआई। तो देखो भारत में एक शुरू से इश्यू रहा है कि भारत में एफडीआई को कितना जो है, किसमें किस सेक्टर में क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताना जा रहा हूं। देखो सेक्टर देखो, भारत में अगर मल्टी ब्रांड एफडीआई है ना तो 51% परमिट है और ये गवर्नमेंट रूट से। जब एंट्री रूट की बात करते हैं हम एफडीआई की तो दो रूट होते हैं, आप जानते हैं एफडीआई की जब हम रूट की बात करते हैं तो दो रूट होता है। एक गवर्नमेंट रूट होता है जो थोड़ी सी भी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो थोड़ी सी सेंसेशनल है वो गवर्नमेंट परमिट करती है, और एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जब कोई ऐसी चीज है जिसका जो है कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट या फिर सेंसिटिव एरिया नहीं है, तो ऑटोमेटिक रूट है। तो ऑटोमेटिक रूट में आपको सिर्फ क्या करना होता है, जो आरबीआई का रीजनल ऑफिस है सिर्फ आप उसमें इंफॉर्मेशन देते हो 1 महीना पहले और चले आते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तभी आप आ सकते हो। तो देखो जो मल्टी ब्रांड एफडीआई है, अगर एफडीआई है, मल्टी ब्रांड एफडीआई है और भारत में आना है तो 51% उसकी जो है परसेंटेज इक्विटी मैक्सिमम है और उसके पास गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा तब आओगे। लेकिन अगर आप सिंगल ब्रांड एफडीआई हो तो आपको 100% आप आ सकते हो इक्विटी के साथ और ऑटोमेटिक रूट में है, इसको किसी तरह से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। तो सिंगल ब्रांड एफडीआई मोस्ट जो है वेलकम है, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से सिर्फ आरबीआई के रीजनल ऑफिस में आप इंटीमेट करते हो, चले आते हो। लेकिन जो मल्टी ब्रांड एफडीआई है उसमें 51% आप आ सकते हो और गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ आ सकते हो। जब मल्टी ब्रांड एफडीआई भारत की परमिट करने की बात हुई तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर हो हल्ला मचा था, बहुत लोगों ने इसको बहुत विरोध किया था क्योंकि जोड़ा गया था इसको भारत के रोजगार को लेके, जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको लेके कि अगर मल्टी ब्रांड एफडीआई आई, लाइक कारफूर आया आपके वहां, मेट्रो आया आपके वहां, वॉलमार्ट आया, तो इतना ज्यादा इनकी कैपिटल बेस होती है, इनकी इनकम लोगों के कई देशों के जीडीपी से ज्यादा होती है। ये कई बार आप देखोगे कि आपके वहां बहुत बड़े पैमाने पे जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको बर्बाद कर देते हैं। लोग जो स्वरोजगार में जुड़े हैं उनको बर्बाद करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा भारत में डिबेट हुआ कि आना चाहिए नहीं। भारत में 51% मल्टी ब्रांड में एफडीआई तो है बट कुछ कंडीशंस के साथ है, बिना कंडीशंस के नहीं है। कंडीशंस क्या है, जब भी मल्टी ब्रांड एफडीआई आएगा तो पहला किस्त जो लेके आएगा वो 100 मिलियन से कम नहीं हो सकता है, तो 100 मिलियन सबसे पहली, जब आप पहली किस्त लेके आओगे तो 100 मिलियन, इसका मतलब है कि बड़े बड़े ही मल्टीनेशनल आ सकते हैं, छोटा नहीं आ सकता। और जो 100 मिलियन आप एफडीआई लेके आ रहे हो उसका 50% आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्टोरेज में, कैपेसिटी में, आपको वेयर हाउसिंग में आपको खर्च करना पड़ेगा। तो 50% जो आप पैसा लेके आओगे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा। जो 30% जो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे भारत के कृषकों से खरीदोगे, वो आपके एमएसएमई जो है, जो भारत में जो है उससे खरीदोगे। तो एमएसएमई से आपको 30% आपको रॉ मटेरियल खरीदना है और वहीं पे आ सकते हो जहां की पॉपुलेशन, उसी सिटी में आ सकते हो जहां 10 लाख से अबव है। आप जानते हो कि 2011 का पॉपुलेशन है, उसी का डेटा हमारे पास है, तो सिर्फ 53 ऐसी सिटीज है भारत में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है, जिसको मेट्रोपॉलिटन आप सिटी कहते हो। तो सिर्फ ये जो मल्टी ब्रांड आएगा वो सिर्फ 53 सेंटर में आ सकता है, सिर्फ सिटी में आ सकता है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से है। तो ये सर्टेन आपकी क्राइटेरिया है जिसके आधार पे ही आपके वहां मल्टी ब्रांड एफडीआई आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जिले में, किसी भी सिटी में जा सके। 10 लाख कम से कम उस सिटी की पॉपुलेशन होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन होना चाहिए, जो भारत में सिर्फ 53 है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ आएगी। साथ ही साथ आप पहला जो किस्त लेके आएगी 100 मिलियन की होगी। 30% आपको जो है एमएसएमईज के ऊपर आपके रॉ मटेरियल को आपको खरीदना होगा, 50% आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इन तमाम जो है कंडीशंस के साथ भारत में मल्टी ब्रांड एफडीआई आती है और बिजनेस करती है। इसका मतलब जो 100% है कि कारफूर आ जाए, मेट्रो आ जाए, वॉलमार्ट, वो भारत में अभी नहीं आ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी का पार्ट था। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसे वीडियो जो 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स का है मैं आपको हमेशा लाऊंगा और सिर्फ 10 मिनट में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद लीजिए, बिना उनके आशीर्वाद के कुछ होने वाला नहीं है। तो हमेशा अपने माता पिता का बहुत रिस्पेक्ट, समय का बहुत रिस्पेक्ट, कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।